इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लेकर आप मेरे घर आइए और आप मेरे साथ भोजन कीजिए और हम 4-5 लोग किसान मोर्चा के और किसान संघ के भी उनके साथ बैठे और कुल मिला के कृषि मंत्री जी के मन में, उनके मंत्रालय में ये बिल्कुल हार्दिक इच्छा है कि जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में कही हैं उन चीज़ों को हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। और उस नाते से उसमें मैकेनिज्म में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एमएसपी का मैकेनिज्म है तो प्रॉफिटेबल प्राइस का किस प्रकार से सिस्टम बनाएं। और इसमें 2 पहलू और भी हैं, दोनों पहलुओं को ध्यान में करते हुए स्टेप बाय स्टेप निर्णय करने पड़ेंगे। एक है रिसोर्सेज, जब इतनी बड़ी मात्रा में पैसे बढ़ेंगे तो वो पैसा खरीदने के लिए चाहिएगा, वो रिसोर्सेज भी सरकार को जुटाने पड़ेंगे। अब सरकार जितना जितना रिसोर्स जिस समय जुटा पाएगी उस हिसाब से उसकी बढ़ोतरी करेगी। दूसरा पक्ष एक और भी है कि जब महंगाई, अनाज की महंगाई बढ़ती है तो समाज के बाकी वर्गों पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो किस प्रकार से जब हम ये मानेंगे कि जितने भी फूड सिक्योरिटी के सिस्टम हैं वो इतने कारगर रूप से काम कर रहे हैं कि साधारण लोगों पर उस महंगाई का असर नहीं आ रहा, तो उन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सरकार की कमिटमेंट है, हमारे घोषणा पत्र में भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार इस पर अपने वक्तव्य उस समय दिए जब वो चुनाव में भावी प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो स्टेप बाय स्टेप हम स्वामीनाथन पर जाने वाले हैं, ये पार्टी का सुविचारित मत है। धनखड़ साहब, आपने महंगाई का जिक्र किया। मोदी की सरकार ने जो पहला बड़ा फैसला लिया वो था रेल किरायों में बढ़ोतरी का, और उस बढ़ोतरी के साथ ही आप विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष ने कहा कि ये अच्छे दिनों का सच है, ये है कड़वी दवा का पहला घूंट। चीनी के भी रेट बढ़ाए गए। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव तक जाते जाते अगर केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार इस तरह के कुछ कड़े फैसले लेती है जिसके कि संकेत प्रधानमंत्री ने किए हैं, प्रदेश की जनता का कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, लोग बहुत समझदार हैं और लोग समझते हैं कि पिछली जो सरकार यहाँ से विदा हुई है उसने किस तरह से हमारी इकोनॉमी को पटरी से उतारा हुआ था, किस तरह से डॉलर के सामने रुपया गिर रहा था, किस तरह से देश में से उद्योग भाग रहे थे, करप्शन का लेवल ये आ गया था कि सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। और जिस प्रकार की सरकार चल रही थी तो जिसको शिखर पर शून्य कहते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। अब लोगों को ये मालूम है कि एक ईमानदार सरकार बैठी है जिसने करप्शन नहीं करना है, जिसने परिवारवाद नहीं चलाना है, जिसने भाई भतीजावाद नहीं चलाना है। तो एक समय कम से कम मैं कहूँगा कि 3-4-5 महीने का समय जरूर सरकार के लिए ऐसा जाएगा कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आना है, अपने हिसाब से उस प्रकार से उस अर्थव्यवस्था को चलाना है। तो लोगों के मन में भी ये समझ है। लोगों को इतनी टेक्निकल बातें समझ में नहीं आती। आपको लगता नहीं है कि विधानसभा चुनाव आते आते तक अगर महंगाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो विपक्ष तो खैर चुटकी ले ही रहा है कि यही अच्छे दिन हैं क्या, और ये बात पेनिट्रेट कर गई या ये बात जनता तक इस लेवल तक पहुंच गई तो विधानसभा में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए, लोग बहुत इसकी कोई तैयारी जिस दिन सरकार के 1 महीने की चर्चा हो रही थी, जो सवाल आप उठा रहे हो इसका सवाल भी उस दिन मीडिया के लोग पूछ रहे थे। और उसी दिन व्हाट्सएप पर मैंने एक चुटकुला भी इस विषय पर देखा, कहा भाई आपके भाई की शादी 1 महीना पहले हो गई थी, बच्चा हो गया क्या? तो हर चीज़ का एक समय है, एक समय उसमें जाता है और उस नाते से लोग भी इस बात के लिए समझदार हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अभी तो सरकार का बजट आने वाला है जुलाई में, बजट में और मुझे लगता है कुछ इस तरह के उपाय होंगे कि हम महंगाई को कंट्रोल करते हुए किस तरह से अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकें, सुदृढ़ कर सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए, मुझे लगता है कि अब विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए। किन किन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने वाली है? देखिए, किसी भी जगह चुनाव का दुनिया में एक ही मुद्दा है, भारत में हो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बहुत सारे प्रकार होते हैं। डेवलपमेंट समग्र क्षेत्र में हो रहा है या कुछ सीमित क्षेत्रों में हो रहा है। डेवलपमेंट प्रो पीपल है या प्रो कारपोरेट है। अभी हुड्डा सरकार का जो टोटल डेवलपमेंट था वो प्रो कारपोरेट था। उन्होंने रिलायंस, अंसल, सबीर भाटिया, दुनिया भर के लोगों को, यानी इस सरकार को प्रॉपर्टी डीलिंग सरकार कहते थे। इस सरकार ने सारे के सारे पूंजीपतियों के लैंड बैंक बनवा दिए। जिस काम के लिए ज़मीनें दी गई थी वो हुआ नहीं है। मैक्सिमम SEZ यहाँ आए थे, डी नोटिफाई ये करा रहे हैं। चलिए, अगर आपकी सरकार आती है, लोगों को उजाला, आपकी सरकार लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा नहीं आया, लोगों के कारपोरेट का विकास होता चला गया।
और उसी नाते से उस प्रकार से सरकार को लोगों ने देखा, जिसकी नाराजगी इस लोकसभा चुनाव में व्यक्त हुई है। आपकी सरकार आती है अगर, तो क्या ये सारे के सारे जिस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं इन सब की जांच होगी? निश्चित रूप से, क्यों नहीं होगी। जो भी राज्य की सरकार से संबंधित जितने भी विषय हैं, इन सब विषयों की जांच ही नहीं होगी। इनमें से लोगों को लाभ कैसे दिया जाए, मेरा सुविचारित मत है। अगर किसी काम के लिए ज़मीन ली गई थी, आज वो काम नहीं हो रहा है, तो उसको दूसरे काम की एनओसी नहीं देंगे कि भाई आप SEZ बना रहे थे, आप नहीं बना रहे, अब यहाँ ग्लोबल सिटी बना लो। क्यों भाई? नए भूमि अधिग्रहण का जो कानून बना था उसी में लिखा गया 5 वर्षों के लिए जो ज़मीन चली गई है और 5 वर्ष में उस पर वो काम नहीं हुआ है तो मूल मालिकों को वापस होनी चाहिए, नहीं तो अगली सेल में उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जिस प्रकार का करप्शन रॉबर्ट वढेरा तक का, चाहे वो DLF के साथ था, चाहे बाकी कंपनियों के साथ था, उन सारे के सारे को विषय को जांच में जाना पड़ेगा। चाहे नौकरियों के जितने भी घोटाले थे, भाई भतीजावाद, परिवारवाद के लोगों को जिस प्रकार से इनके परिवार को मिलती गई है, जिस प्रकार के सारे ठेके कांग्रेसियों के पास हैं, इनके निकट के लोगों के पास हैं, जिस प्रकार से योजनाएं जिस प्रकार से आगे बढ़नी चाहिए थी वैसे नहीं बढ़ी हैं, ये सब आने वाली सरकार के लिए जांच के विषय होंगे। तनखड़ साहब, जमीन अधिग्रहण कानून में बदलाव की तैयारी है। 1 जनवरी 2014 को ही उसे लागू किया गया, नई सरकार उसे तुरंत बदलना चाहती है। इस बदलाव के पीछे मंशा क्या है? क्या UPA 2 की सरकार ने उस मसले को ठीक से एड्रेस नहीं किया, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, या इस सब के बावजूद कुछ ऐसे अहम मुद्दे छूट गए जो अब इसमें शामिल करने जरूरी है? क्योंकि कल जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि कहां से आवाज उठी, किन किसानों ने विरोध किया, कहां से ये मांग आई कि इसमें आप बदलाव करिए, बीजेपी क्यों इसमें तुरंत बदलाव करना चाहती, जबकि अभी इम्प्लीमेंटेशन के असर भी ठीक से दिखाई नहीं दिए। शायद उनको मालूम नहीं होगा, जहाँ जहाँ पर रेल की नई पटरी बिछने की बात है वहाँ आंदोलन है, जहाँ जहाँ केंद्र की नई सड़क बनने की बात है वहाँ आंदोलन है। कांग्रेसियों को शायद ये मालूम नहीं है। इस बिल में पहले 16 कानून ऐसे रखे गए थे जो इस बिल को एड्रेस नहीं करेंगे, मतलब इस बिल के उस दायरे में नहीं आएंगे। अगर रेल जमीन लेगी तो अपने पुराने कानून से लेगी, अगर केंद्रीय सड़क योजना के लिए जमीन ली जाएगी तो पुराने कानून से ली जाएगी, अगर इसमें से छावनी के लिए जमीन ली जाएगी तो पुराने उससे लिए जाएगी। तो बहुत सारे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी के विषय हैं, चाहे केंद्रीय रेल के विषय हैं, 13 कानून अभी भी ऐसे हैं। पहले 16 थे, 3 को हमने हटवाया, पहले SEZ भी उसी में था, 3 को हमने हटवाया। जब एक नया कानून बन गया है तो पुराने कानून के हिसाब से क्यों उन 13 को भी उस नए कानून के कलेवर में लाना चाहिए। अगर केंद्रीय सड़क योजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कानून अलग है तो भी उसको नए कानून के दायरे की तरह से होना चाहिए, यानी उसमें अगर रेट बढ़ गए तो इसमें भी रेट बढ़े, उसमें अगर पुनर्वास आ गया तो इसमें भी आए। इसी तरह से रेल का मतलब है। धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री हुड्डा अपना मुकाबला बीजेपी से बताते हैं, क्यों वो अब बीजेपी को अपने बराबर खड़ा कर रहे हैं? एक सरकार जिसकी चल रही है, कुछ दिन बाद चुनाव है, इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र वो कम करते हैं, वो बीजेपी का जिक्र ज्यादा करते हैं। इसके पीछे क्या खास रणनीति उनकी दिखती है? आप ऐसा इसी में मैं एक और ऐड ऑन करूंगा राजीव की बात में, वो कि आपका मुकाबला किससे? ऐसा कि वो जनादेश खो चुके हैं वास्तव में, और इस चुनाव के बाद उनको अगर ठीक से विचार करते, वो भी करते, कांग्रेस पार्टी करती, तो उनको रहना नहीं चाहिए था। अब वो एक कांग्रेस पार्टी का ऐसा फेस नहीं बचे हैं कि जिसके कारण से उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस पार्टी कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। हर चेहरे की अपनी एक वैल्यू होती है, एक समय होता है, और वो समय उनका जा चुका है। और ये जो वो बात कह रहे हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि आज की तारीख में रियलिटी है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी हुई है, इसलिए उनके दल के लोग हैं, चाहे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मैक्सिमम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। आप ले ही नहीं रहे धनखड़ साहब, आपने तो बोर्ड लगा दिया, देयर इज नो वैकेंसी। मतलब ये तो साहब कह भी रहे हैं, साहब तो मीडिया से कह रहे हैं, तमाम सब लोग आने से पहले ये जांच ले वैकेंसी है या नहीं है, अगर है तो आवेदन करें, नहीं है तो घर बैठे। आजकल क्या बीजेपी कार्यालय के बाहर क्या बोर्ड लग गया है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत युवाओं को, स्वच्छ छवि वाले नेताओं को दोनों हाथ फैलाकर भारतीय जनता पार्टी को साथ वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं, साथ लेना चाहिए। जिनकी छवि के भी हैं, जिनकी वीरेंद्र सिंह तो बहुत छवि अच्छी है, सब कुछ अच्छा है उनका। उन्होंने भी राविंद्रजीत की जो थोड़ा परेशान कर सकती है, राविंद्रजीत की तरह उन्होंने भी पार्टी के अंदर संघर्ष किया, एक तरीके से विरोध की आवाज उठाई है। दिनों से वो विरोध कर रहे हैं हुड्डा की नीतियों का।
कांग्रेस मतलब हुड्डा की केवल और नीतियों आपकी का पार्टी के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं कि वो आएंगे तो हम मजबूत होंगे, केवल- उनका स्वागत है, नहीं, उनसे हमें फायदा मिलेगा। केवल हुड्डा की नीतियों का विरोध कोई यहाँ की मेरिट नहीं है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचार करने का मैकेनिज्म है। आने की इच्छा रखने वालों का सबका स्वागत है, क्योंकि कोई भी मेरी पार्टी में धनखड़ साहब, आना चाहता आज है, अखबार मेरे में- साथ खड़ा होना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हर एक के आकलन के बारे में अपना एक तरीका है, पार्टी उसका आकलन करके तय करती है। लेकिन इनको साथ धनखड़ साहब, लेकर आगे आकलन बढ़ना है। कौन करता है? मतलब लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप है जो वो आकलन करता है, उसी की चलती है, ऐसा लगता है कि, और वो तीसरे से चौथे को किसी को आने नहीं देना चाहते हैं। तो आकलन करने की कोई मैकेनिज्म है? वो मैकेनिज्म केंद्र के हाथ में है या स्टेट के हाथ में है? किसके हाथ में है? देखिए, तीन तरह के लोग आते हैं अमित जी। एक व्यक्ति आता है जो साधारण सदस्य लेता है, साधारण कार्यकर्ता है, उनके लिए कोई मना नहीं है। हमारे जिले स्तर के लोग ज्वाइन करा देते हैं, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, जो इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की इच्छा के हिसाब से आते हैं। कहीं ना कहीं एक एस्टेब्लिश्ड लीडर हैं, अभी MLA रहे हैं, MP रहे हैं, उसी इच्छा के साथ आ रहे हैं। तो उनके बारे में विचार करने का जो सारा का सारा काम है, वो हमारा एक स्टेट लेवल की लीडरशिप करती है। और कोई उससे भी बड़े नेता हैं, अपने आप को वो मानते हैं, तो उनके बारे में शुरू में हमको केंद्र से भी पूछना पड़ता है कि भाई इन व्यक्तियों के बारे में, वो भी खुद चाहते हैं कि हम केंद्र के नेताओं से मिलने, क्योंकि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका अपना एक मैकेनिज्म है। और उसी नाते से उसी तरह से तय करते हैं कि भाई आइए, बिना इच्छा के कोई अगर आ रहा है और उसका कोई उस तरह की बात नहीं है, तो वैसे तो किसी भी कार्यालय में जाकर अपनी 5 रुपए की पर्ची कटवा सकता है। ठीक है। धनखड़ साहब, आज के अखबारों में इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता अभय चौटाला जी का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि अब अगर बीजेपी कहेगी भी तो इनेलो बीजेपी से समझौता नहीं करेगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? बीजेपी क्यों कहेगी भाई? ये बात कहाँ से आ गई? ये तो ऐसा चुटकुला हुआ ना कि वो कल ही मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, आपने भी पढ़ा होगा, आजकल बहुत फॉरवर्ड होते हैं, बोला आप जैसे 50 मिल जाए।